हाँ हाँ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग की टीम माशरे में होने वाले इस्तेहसाल और मज़ालिम पर रोशनी डालती रहती है, निशानदही करती रहती है। और आज भी हम एक कत्ल की वारदात का ही इस प्रोग्राम में जिक्र करने जा रहे हैं, लेकिन ये कत्ल ज़रा अनोखी किस्म का है। किसी इंसानी जान का कत्ल नहीं है, बल्कि खुद इंसानियत का कत्ल है, किसी की इज़्ज़त नफ्स का कत्ल है। एक इंसान की पगड़ी उछाली गई, उसको बुरे तरीके से ज़लील किया गया, और ये सब कुछ यहाँ थाना सिनामा, जो कि मुजफ्फरगढ़ के करीबी इलाका है, यहाँ पेश आया। क्या हुआ, किसके साथ हुआ, किसने किया, और पुलिस ने अब तक क्या कुछ किया, तमाम तर सवालात के जवाबात आज के इस प्रोग्राम में हम तलाश करेंगे। उसके साथ साथ हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से भी, और उनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि वो खुद हुकूमत में रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, तवील तरीन मुद्दत के लिए वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं। इसके बावजूद जनूबी पंजाब में ना तो मज़ालिम का ख़ात्मा हुआ, ना यहाँ अमन आ सका, ना ही यहाँ की गुर्बत ख़त्म हो सकी। तो ये आज के तमाम तर मौज़ूआत हैं जिनको आज के इस प्रोग्राम में हम हिस्सा बनाएंगे। और सबसे पहले जानते हैं कि ये वाक़या है क्या, इसके अंदर कौन कौन मुलव्वस है। तो आइए चलते हैं। तो मौजूद हूँ इस केस के मुद्दई एहसन और उसके घर वालों के साथ, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वाक़या है क्या। एहसन बताइएगा क्या हुआ आपके साथ? सर, कुछ दिन पहले ये लोग शराब पीकर इस गली में आते थे। यहाँ हमारे साथ में स्कूल है, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं। ये यहाँ पर शराब पी के उनको छेड़ते थे। मैंने इनको 2-4 दफ़ा रोका, भाई यहाँ पर ना आया करो। इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, इन्होंने मेरे साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। मैं भी इनके साथ लड़ा। ये कुछ अरसे की बात है, तकरीबन इसको 4 या 5 माह हो गए हैं। अच्छा। फिर उसके बाद हम इसके साथ लड़े थे, फिर सुलह सफाई हो गई थी। ठीक है। फिर मुझे कोई इत्तेफाक नहीं था कि दोबारा मेरे साथ कोई ऐसा मसला बनेगा। बस मुझे रोज़ा था आज से तकरीबन 13-14 दिन पहले। ठीक है। मुझे रोज़ा था, मैं अपनी बैठक में बैठा था, असर का टाइम था, मैं नमाज़ पे जा रहा था उस टाइम। मेरा भाई है, उसने कहा यार तुम्हें बाहर कोई ना लड़का बुला रहा है मोटरसाइकिल पे। मैं गया, उसमें से मैं एक लड़के गुलाम मोहम्मद को जानता था। पीछे जो हमजा जतोई है, उसके साथ मैंने कभी कोई ऐसी सलाम दुआ नहीं रखी। अच्छा। लेकिन पहले भी लड़ाई में वो था, लेकिन वो ऐसा लोफर बंदा है, बदमाश तरीन बंदा है। मेरे उसके साथ ऐसा वैसा कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो मैं बाहर गया, मुझे उसने कहा ऐसा तुम्हारे साथ एक मशवरा करना है और हमारे साथ बैठो। मैंने कहा नहीं, अगर कोई मशवरा करना है तो मेरी बैठक में आकर बैठो, जो बात भी हम यहाँ कर लेते हैं। कहता नहीं हमारे साथ चलो। फिर ज़बरदस्ती हमजा जतोई ने मुझ पर पिस्तौल यहाँ पे लगा, कहता आवाज़ नहीं निकलनी, चुपचाप मोटरसाइकिल पर बैठो। बंदूक के जोर पे आपको लेके गए वो? हाँ जी। अच्छा। यहाँ पे वो मुझे ले गए। में से किसी ने नहीं देखा? कोई भी नहीं था मोहल्ले में। भाई था, वो चला गया, मस्जिद में चला गया था, मैं अकेला ही था। और गर्मी है, कोई बाहर नहीं निकलता इस टाइम। तो मुझे वो वहाँ ले गए थाना सिनामा के बिल्कुल सामने। उधर एक प्लाट है, मकान सा बना हुआ है, गुलाम मोहम्मद। एक मिनट, ऐसा आपको असले के जोर पर वो लेके गए हैं मोटरसाइकिल पर सवार करके? हाँ जी। थाने के आगे से आप गुजरे, वहाँ पुलिस वाले यकीनन होंगे? थाने के आगे से नहीं गुजरे सर, पिछली साइड से गए हैं। ठीक है। दरवाज़ा खोला है उन्होंने, फिर अंदर मोटरसाइकिल लेके डायरेक्ट अंदर ही ले गए। फिर वहाँ पर उन्होंने मुझे बिठाया और उन्होंने मुझसे पूछा, हाँ भाई तुमने हमको जो मारा था उस दिन, हम उसका आज तुम्हें मज़ा चखाएँगे। मैंने कहा मुझे है रोज़ा आज, फिर कभी मुझसे आप लड़ लेना। कहते नहीं। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती मारना शुरू कर दिया। तकरीबन पहले मुझे घंटा डेढ़ मारा उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने मोबाइल अपने निकाल लिए। अली भट्टी ने पिस्तौल निकाला हुआ था और वो मुझ पर तान के खड़ा था। कहता अगर तुमने जो कुछ हम ना कहे, तुम्हें यहाँ पर मार कर हम पूर के चले जाएंगे। ठीक है। फिर गुलाम मोहम्मद गुरमानी है, कहता है तुम्हें तो पता है हम बहुत बड़े बदमाश हैं यहाँ के। तो गुलाम मोहम्मद गुरमानी कौन है? ये उसका बेटा है कमांडो का, उसका अलाई बाग उसके बाप का नाम है, जिसके जहाँ पर वो जगह थी जिसकी, ये उसका घर था। उसके घर में इन्होंने वाक़या ये किया मेरे साथ। उसने मुझे कहा तुम्हें तो पता है हम बहुत बड़े बदमाश हैं, तुम्हें मार भी दे हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। हमजा जतोई ने कहा पहले मैं तेरे सामने हम एक बंदे को कत्ल करके मैं 3 दिन के बाद बाहर आ गया था, तू हमारा क्या कर लेगा? इस सारे अमल की वीडियो बन रही थी?
सारे आपको पता था? वीडियो बन रही थी, मुझे भी पता था। ठीक है। वीडियो उन्होंने बनाई है एंड पर सर, पहले नहीं बनाई। वीडियो कैसे मंजर पे आई, आपको कैसे पता चला वीडियो? उन्होंने फिर सर हर किसी को वीडियो दी थी मंजर यहाँ पर आगे, हर बंदे के पास वीडियो थी, हर लड़के के पास यहाँ वीडियो थी। ठीक है। फिर वीडियो सामने आने के बाद आपने फैसला किया पुलिस के पास जाने का? जी सर, फिर मैंने फैसला किया अब तो माशरे में कोई इज्जत ही नहीं रही, बाहर मैं निकल नहीं सकता। उस दिन से मैं बाहर ही नहीं निकला। तो ये बताएगा कि हमजा जथोई जो इस केस का मरकजी मुलजिम है, जी सर, वो ये कहता है कि तकरीबन 1 साल पहले आपके साथ उसका झगड़ा हुआ था, आपने बल्कि उसको पीटा था, मारा था। इस बात का उसके दिल में रंज था। 1 साल उसने इंतजार किया आपसे बदला लेने के लिए। क्या आपने पीटा? 1 साल की बात नहीं है सर, ये वही वाकया है जो गली में हुआ। मारा था आपने उसको? मारा था सर। आपने मारा था? हाँ मारा था, उस शराब पी हुई थी उसने। लेकिन आप ये बताइएगा, आप चूँकि इस माशरे में कोई जराइम होते हैं, गलत काम होते हैं, जी सर, पुलिस इसके लिए मौजूद है, कानून मौजूद है। अगर वो शराब पीकर आते थे तो आप उस वक्त पुलिस के पास क्यों नहीं गए? आपने खुद क्यों कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की? खुद क्यों मारा उन्हें? सर वो फिर मैं क्या करता, मैं इधर गली में आता था, हमारा अपना ही मसला था। तो पुलिस के पास जाते आप? क्या पुलिस के पास नहीं गए आप? नहीं, उस टाइम मैं किसी पुलिस के आपके जहन में नहीं आया कि कानून के नाम चीज़ मौजूद है? सर पुलिस का वो सियासी बंदे हैं, सियासी तो सियासी बंदे अब आप फिर क्यों गए पुलिस के पास अगर आपको इतना यकीन है? सर जब हमारे माशरे में मेरा कोई इज्जत ही नहीं रही, मैं बाहर सियासी रसूख आपने कहा है, कौन सी सियासी शख्सियत है जिनके साथ ताल्लुक है आपका? कौन है ऐसा बता? सारे हैं सर जो सियासत इलाके जो सारा पूरी जमानतें हो गई, ऐसे तो नहीं होगी ना सबकी। अच्छा, आप समझते हैं सियासतदानों का इनका हाथ में है? जी सर। तो फिर पुलिस ने FIR कैसे दर्ज कर ली? अगर इतना ही असर रसूख था, पुलिस ने FIR फिर कैसे दर्ज कर ली? पुलिस ने तो DPO के हुक्म पर मीडिया ने जो जोर लगाया। आपको लगता है आपको इंसाफ मिलेगा? इंशाल्लाह उम्मीद तो है। GPO अहमद ने मुझे यकीन देने के वादा भी किया मेरे साथ भी, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। क्या इंसाफ चाहिए आपको? सर यही कि मुझे इंसाफ ये है कि इनको सज़ा मिलनी चाहिए, इनको कैफरे किरदार तक जनता के आइंदा ये कभी ऐसी जुर्रत ना करें किसी के साथ। अगर उनको सज़ा मिलती है तो फिर आप क्या इस काबिल अपने आप को समझेंगे? हिम्मत आपके अंदर होगी कि आप घर से बाहर जिस तरह भी आप नहीं बिल्कुल जा सर रहे हैं, माशरे का सामना नहीं कर रहे हैं? जब उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे, साफ ज़ाहिर है मैं फिर बाहर निकलने के काबिल होऊंगा। भाई मैंने उनको अपना बदला ले लिया उनसे इंसाफ। अपनी वालिदा को माइक दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, आपने वो वीडियो देखी है जिसमें आपके बच्चे के ऊपर तशद्दुद किया, जुल्म किया गया है? मैं बेटा नहीं देखा। नहीं देखी आप? अच्छा नहीं। मैं आपको सारे वाक़े का पता चला है, तो क्या आपके एहसास थे? क्या लगा आपको? आपके बेटे के साथ इतना जुल्म किया उन्होंने, उसकी इज्जत उछाली, जी क्या आपको मैं लगा? बेटा बर्दाश्त नहीं कर सकता, बीमार है मैं। हम बीमार हैं। हाँ बीमार हैं। आप उनको माइक दीजिएगा जी। आप वालिद साहब हैं? जी सर। जी आपका नाम? अब्दुल हफीज़ साहब, सारे वाक़े का आपको पता कब चला? सर हमें तो ये परसों पता चला जब हमने रिपोर्ट दर्ज की है ना जी, उस दिन। इससे पहले आपके बेटे ने आपको क्यों नहीं बताया? क्या कोई आपके दरमियान फासला है, यानी आपसे अपनी बातें ये बताता नहीं आपको? नहीं सर, कोई इन्हें दसी नहीं गल, बिल्कुल ना ही नहीं लिया। जो वीडियो फिर आई है ना ये घरां दे विच के लड़कियां दे कोल, ते वो वीडियो फिर परसों दुकान ते गई साडी ते परसों से सानू पता लगा। जो इलाके के लोग हैं उन्होंने वीडियो देखी, आपके साथ क्या बात की? उन्होंने क्या कहा आपको? क्योंकि आपके बेटे की वीडियो के साथ ये सलूक हो रहा है, जुल्म हो रहा है, क्या उन्होंने कहा? क्या उनका मौकफ क्या था? सर वो जिले साडे शहर आपका मतलब मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, आपके साथ दे रहे थे वो या मजाक उड़ा रहे थे? नहीं या सर, कुछ और? नहीं कोई मजाक नहीं उड़ा रहे। इस वक्त जो शहर के साढ़े अपने जिन्ना भी महला है, महल्ले के या शहर के या साढ़े मार्केट के लोग, वो सारे इस गल की मजम्मत करते हैं और मैनू कहते कि असीं तुहाडे नाल हां। अच्छा, और सानू इस चीज़ का बड़ा दुख है, बच्चा साडा इन्हें जुल्म किया ना लोगों ने। आप ये बताएं, अभी तक हमजा जतोई को गिरफ्तार किया पुलिस ने, पुलिस ये भी कहती है कि जमानत, बाकी लोग जमानत पर हैं लेकिन जमानतें खत्म होंगी तो उनको भी गिरफ्तार करेंगे। आप मुतमईन हैं पुलिस के अमल से अब तक? जी सर, मैं असी मुतमईन उस वक्त है जो तुहाडा मीडिया ने हरकत की है। अच्छा, बगैर मीडिया तो साडा कोई इंसाफ नहीं है मिल रहा। बिल्कुल जो मीडिया की गल चली है ना जी, फिर इन्हें पुलिस वाले ने मुकदमा दर्ज की, रपट कटी, उस तो पहले नहीं सी बनाते। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब्दुल हफीज़ साहब जो कि वालिद हैं एहसन के, और एहसन से भी हमने बात की, आपने सुना है। इंसाफ मिलना चाहिए लोगों के घरों पर, उनके दरवाज़ों पर आकर इनको इंसाफ मिलना चाहिए, और ये तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए लोगों को कि अगर उनके साथ कोई ज़्यादती होती है तो वो बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के वो पुलिस के पास जाएँ, उनसे बात करें, उन्हें बताएं अपने ऊपर होने वाले जुल्म के बारे में। ये एतमाद होना चाहिए पुलिस पर और सिस्टम पर लोगों का। यहाँ ये एतमाद नहीं था, इसीलिए वीडियो आने के बाद फिर कहीं जाकर एहसन ने इस केस की FIR दर्ज करवाई। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि चूँकि एहसन और उसके घरवालों का तो हमने मौक़िफ़ जाना, लेकिन जो मोहल्ले के लोग हैं वो क्या कहते हैं एहसन के बारे में भी, और
मुल्ज़िमान के बारे में भी कि उनका क्या किरदार था, क्या इस इलाके में उनकी रिप्यूट है, उनकी शोहरत क्या है। तो ये मोहल्ले के लोगों से भी बात करते हैं, उनसे इस बारे में जानते हैं। तो सनावा के इलाके में मौजूद हूँ मैं, रफ़ी कॉलोनी है ये हसन का घर इस जगह पर है। मोहल्ले वालों से बात करते हैं, इनसे जानते हैं इन दोनों पार्टियों के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताएगा कि ये जो वाक़या पेश आया है, एहसन के घर वाले इसमें मुद्दई हैं और हमजा जतोई और दीगर जो है वो इसमें मुल्ज़िमान हैं। इनकी शोहरत कैसी थी इस इलाके में? वो क्योंकि एहसन कहता है कि वो शराब पीकर यहाँ आया करते थे इस इलाके में, क्या सच है? बिल्कुल सच है, और वो दिन दनाते फिरते हैं हर जगह पे। एक ऐसा नहीं है, कई लोगों को उन्होंने जलील किया हुआ है और वो दनाते फिरते हैं। सिर्फ सियासी लोगों की आशीर्वाद। कौन से सियासी लोग हैं? मैं नहीं नाम लेता, मैंने यहाँ रहना है ना, आप समझते हैं इन बातों को। सारा काम ही यही सियासत का हो रहा है और कोई बात नहीं है। और अगर इनको पता हो ना जी, सबसे पहले ये आप देखें कि उन्होंने वीडियो बना के उसको नेट पे दे दिया है। हमें तो उस वक्त पता चला जब नेट पे सब ने देखी है, उस वक्त पता चला नहीं जी कि ये दलील हुई है इनकी, तो कोई बंदा इसके बाद जी सकता है। आप बताइएगा जी सारे वाक़े के बारे में और इन लोगों के बारे में। सर ये लड़का बहुत शरीफ है, ये ऐसा अच्छा इसके साथ हुआ है, बहुत बुरा है, पूरी दुनिया ने देखा है। ऐसा कोई बच्चा अपनी औलाद के साथ ऐसा नहीं होने देता, ठीक है, जो इन्होंने किया है ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो ये तो मोहल्ले वालों की गुफ्तगू आपने सुनी है और ये लोग यहाँ ये अरसा दराज से ये सब काम कर रहे थे। बहरहाल मेरे साथ यहाँ मकामी हमारे जो रिपोर्टर हैं, नुमाइंदे हैं, शराज बशीर साहब, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। शराज साहब ये बताइएगा कि ये सारा वाक़या हो गया, पुलिस ने अब तक क्या किया है और क्या वजह है कि इससे पहले ये सब कुछ इस तरह के वाक़यात, तो शराब पीकर दंदनाते फिरते रहे यहाँ पर लोग, पुलिस कुछ नहीं कर पाई? क्या वाकई वो सियासी असर और रसूख था? बिल्कुल उनके ऊपर जो सियासी पुष्पनाई तो है उन पर, क्योंकि यहाँ पर दो धड़े हैं सियासी। एक गुरमानी फैमिली के कुछ लोग हैं, कुछ लोग जो हैं खर फैमिली के हैं, तो उनकी वजह से आपस में उनके झगड़े रहते हैं। लेकिन पुलिस इस वाले से कार्रवाई करने से कासिर रहती है हमेशा ही। ये जो 17 तारीख का वाक़या है, जब ये सामने आया है, उसके बाद वीडियो जब उन्होंने दे दी इंटरनेट पर, लोगों के पास आ गई, मोबाइल जहाँ पर जो पब्लिक चलती रही, उसके बाद जब हमारे पास वीडियो आई तो हमने उसको देखा, हमने उसको रिपोर्ट किया। रिपोर्ट करने के बाद ये है कि कानून भी हरकत में आ गया, उन्होंने कहा ऐसा क्या वाक़या हुआ है। लेकिन इस दौरान भी उनकी पूरी कोशिश थी कि मुतलका जो यहाँ के मकामी थाने, उनका प्रेशर था इसका मुकदमा दर्ज न किया जाए, इस मामले को यहीं पे, क्योंकि रिवायत है यहाँ पर मामलात को दबा दिया जाता है, वो दबाने की कोशिश की गई। लेकिन उस वक्त तक हम उसको जो है हाईलाइट कर चुके थे। उसके बाद यहाँ पर जब डीपीओ के नोटिस में आया, डीपीओ ने फौरी जो है यहाँ पर पुलिस को हुक्म दिया कि यहाँ पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी जाए और एफआईआर दर्ज की गई। मामले को एक मतलब फिर दबाने की कोशिश की गई माजी की तरह, लेकिन मीडिया की कोशिशों और खासतौर पर शराज बशीर साहब जो हमारे नुमाइंदे हैं यहाँ पर समा के इस इलाके में मुजफ्फरगढ़ के, ये कोशिश करते रहे और हाईलाइट किया सारे मामले को। और इसी वजह से हम लोग की टीम भी यहाँ पहुँची है। कोशिश यही करेंगे कि मामला माजी की तरह दबे नहीं, बल्कि वाकई इंसाफ किया जाए और एक मिसाल कायम की जाए ताकि हमजा जतोई जैसे लोग किसी और की इस तरह से तजलील ना करें, उनकी इज्जत के साथ ना खेलें। नाज़रीन, अब मैं उस घर में मौजूद हूँ जहाँ पर एहसन को अगवा करके लाया गया, उस पर तशद्दुद किया गया, उसकी इज़्ज़त नफ्स के साथ खेला गया, उसकी पगड़ी उछाली गई। ये वो जगह है, यहीं पर वो चारपाई पड़ी हुई थी, अंदर जानवर बंधे हुए हैं और एहसन के साथ भी इस घर में, इस जगह पर जानवरों जैसा ही सलूक किया गया। सोचिए उस इंसान की, उस नौजवान की क्या हालत हुई होगी जब ये वीडियो उसके अजीज़ों ने, उसके रिश्तेदारों ने, उसके दोस्तों ने देखी होगी कि क्या उसके साथ सलूक हो रहा है। तो यही वो जगह है, यहाँ पर चंद अमीरजादों ने, चंद गुंडों ने एक शख्स की इज़्ज़त का मजाक उड़ाया, उसकी इज़्ज़त नफ्स के साथ उन्होंने खेला, उस पर तशद्दुद किया, उसको इंतहाई बुरे तरह से जलील किया। हम बात करते हैं इस केस से मुतल्लिक़ तमाम लोगों से। पहले मैं आपको जगह ये दिखा देता हूँ कि ये वो मकाम है, ये सारी वो जगह है, आप देख रहे हैं। इस जगह पर वो चारपाई पड़ी हुई थी जिस पर एहसन को रखा गया था। ये वो दीवार है और ये आप देख रहे हैं, ये एक बाड़ा है, यहाँ पर भैंसें बंधी हुई हैं और एहसन के साथ भी जानवरों जैसा ही सलूक किया गया। तो मेरे साथ मौजूद हैं SHO सिनावा जनाब मोहम्मद अमजद खालिद साहब, उनसे बात करते हैं। जिस सब इधर आ जाइए। अच्छा जी, पहले तो ये बताएं कि ये वाक़या है क्या सारा, पुलिस को कब पता चला इसके बारे में और क्या एक्शन लिया गया? ये बच्चों की लड़ाई हुई है, ये आपस में, ये लड़के शाम को जो है ना वॉलीबॉल खेलते थे और रेलवे ट्रैक के साथ जो है ना शाम को इकट्ठे जो है ना ये हो जाते थे। इनकी फ्रेंडशिप थी पहले आपस में, तो वो इनके आपस में कोई चपकलिश हुई है। जिस तरह से आइसोलेटेड टाइप हैं, वालिदैन की इतनी अच्छी सुपरविजन नहीं थी, तो इन्होंने वालिदैन को नहीं बताया बल्कि अपने दिल में जो है ना वो दुश्मनी रखी है।
तो इसमें एक लड़का हमजा जो है वो उसको जो है ना और घेर के इधर लेके आया है कि इधर चलते हैं, आपसे मशवरा करना है। तो यहाँ पे आके उस बच्चे को ज़दोकोब किया है और इंसानियत सोच सलूक किया है, जो कि इंतहाई शर्मनाक भी है और लम्हा फिक्रिया है। सर आपकी बातें बड़ी अच्छी हैं, अज़ाइम बहुत अच्छे हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक वाक़या हो जाता है आपकी बिल्कुल नाक के नीचे, बिल्कुल दीवार से दीवार मिलती है थाने की, इसके बावजूद पुलिस को पता तक नहीं चलता, यानी पुलिस सोई हुई है। नहीं, कोई सोई नहीं हुए। हम जो है प्रॉपर गश्त भी करते हैं, अवाम का एतमाद भी है। अवाम का एतमाद अगर आपके ऊपर होता तो उस शख्स जिस पर हमजा जो तो ये कहता है कि उसे 1 साल पहले मारा गया था, जिसकी उसने रंजिश अपने दिल में रखी, वो आपके पास नहीं आया। उसके बाद एहसन के साथ ये वाक़या होता है, वीडियो बनती है, वो आपके पास नहीं आया। अवाम का एतमाद तो ये आपके ऊपर नहीं। आप जो बात कर रहे हैं वो इस तनाजुर में नहीं है। उसका सीन ये है कि ये आइसोलेटेड टाइप बच्चे हैं, वालदैन की इतनी अच्छी सुपरविजन भी नहीं है, ना ही फ्रेंडशिप है, ना ही वो अपने मसाइल अपने वालदैन को बताते हैं, ना वालदैन उनसे डिस्कस करते हैं अपनी चीज़ें। इस वजह से ये कम्युनिकेशन गैप है। अगर बच्चे बता देते अपने वालदैन को तो ज़ाहिर उन्होंने हमें बताना था, हमने फौरी तौर पर कार्रवाई करनी थी। मोहम्मद अमजद खालिद साहब SHO हैं थाना सिनामा के, इनका कहना है कि कम्युनिकेशन गैप है वालिदैन और बच्चों के दरमियान, जिसकी वजह से बच्चों ने खुद ही एक काम किया, पुलिस तक बात नहीं आई। ये इनका मौक़िफ़ है। बहरहाल मैं फिर कहूँगा, दोबारा कहूँगा, रिपीट करूंगा कि थाने की दीवार के साथ एक घर में इस तरह का जुर्म हो जाना, एक शख्स को अगवा किए जाना, उस पर तशद्दुद होना, ये पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल है। क्योंकि अगर खलीफा वक्त रातों को जाग कर गलियों में आकर ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि किसी के साथ बेइंसाफ़ी तो नहीं हो रही, तो पुलिस का भी काम है इंसाफ फराहम करना और अपनी आवाम को सिक्योरिटी देना, उन्हें एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, जो कि इस केस में बहरहाल एहसन को नहीं मिला। मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना सिनामा, जहाँ पर एहसन तशद्दुद केस के हवाले से मुलजिम को रखा गया है। इससे बात करते हैं, जानते हैं कि ये इसने ऐसा क्यों किया। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद हमजा। मोहम्मद हमजा जतोई। हाँ जी। किस लिए पकड़ा पुलिस ने? ये तशद्दुद किया था उस पर। किस पे? एहसन अबा। क्यों? दोस्ती थी पहले, उसके बाद इसने लड़ाई झगड़ा किया था हमारे साथ, तो इसके साथ 10-15 लोग थे, इन्होंने मुझे मारा था। अच्छा। तो फिर वही मैंने अपने दिल में रखी थी बात। कब मारा था? कितना अर्सा पहले? साल हो गया था। साल हो गया मारा था। तो क्या पुलिस से रुजू किया? पुलिस को बताया कि मुझे इस तरह मारा गया? नहीं, उस वक्त रात का टाइम था, फिर घर वापसी चले गए थे। 1 साल हो गया ना, 365 दिन हो गए। 365 दिन किसी को भी नहीं बताया आपने कि मेरे ऊपर तशद्दुद किया है, किसी ने मारा मुझे? नहीं। क्यों? तो यही सोचा था भाई, जब मेरे साथ मेरे में हिम्मत आएगी मैं खुद ही बदला ले। यानी खुद इंतकाम लोगे, खुद कानून बन जाओगे? नहीं। अच्छा, क्या कितने लोग थे तुम्हारे साथ जब एहसन को लेकर गए हो तुम लोग? उस वक्त 2 लोग थे। किस बहाने से लेकर गए थे उसे? वो उसने गुलाम मोहम्मद ने उसे बुलाया था भाई उधर चलना। पहले से सोचा हुआ था, सारा प्लान बनाया हुआ था? नहीं, उसने कहा भाई उसे लाइन पे बुलाते हैं, फिर उसे लाइन तक बुलाया था, फिर उसे आगे लेके आ गया। क्या किया उसे घर में ले जाकर? ले जाके उससे पूछा गया तूने ये हरकतें क्यों की हैं? 2-3 दफ़ा तुझे रोका भी गया था। किस बात से रोका था? उसने धमकियाँ दी थी 2-3। क्या धमकी दी थी? एक धमकी दी थी शराब के नशे में टून था, इसने कहा था मैं तुझे फैर मार दूंगा। क्यों? किसी वजह से कहा होगा। क्या वजह थी वो? वजह सर ये थी कि ये छोटे बच्चों को मोहल्लेदारों को नहीं रहने देता था वहाँ। कहता था भाई जब भी घर से बाहर निकला करो तो मेरे से पूछ के निकला करो। बदमाश था वो मोहल्ले का? तो अगर वो मोहल्ले का बदमाश था तो आपको तो चाहिए था पुलिस को बताते आप आके कि जी एक शख्स हमें तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है मोहल्ले वालों को। किसी और को उससे मसला कोई नहीं था? किसी और से कोई शिकायत नहीं थी? बुलवाया था पुलिस को भी, फिर ये उस वक्त फरार हो गया था, भाग गया था। कोई पर्चा है इस पे? पता नहीं ये। अच्छा चलो, तुम्हारी सारी बातें मान भी ली जाए। अगर तुम्हारे ऊपर उसने तशद्दुद किया, तुम्हें मारा 1 साल पहले, वो बदमाश भी था, चलो ये भी मान लेते हैं, लेकिन जो सलूक तुम लोगों ने किया, जिस तरह से उसकी बेइज्जती की, क्या वो ठीक था? नहीं। तो फिर क्यों किया ऐसा? सर उस वक्त जोश था, गलती हो गई है बस। अभी अफसोस है अपनी गलती पे? बहुत सारा अफसोस। माफी मांगोगे एहसन से? बिल्कुल जरूर मांगेंगे। एहसन से माफी मांगी? बिल्कुल। यार आप इस तरह के बंदे हो कि 1 साल तक आपने अपने दिल में रखी एक बात कि आपको किसी ने मारा था, तो आप इतने आराम से अब जो है वो अब चूंकि हथकड़ी लगी हुई इसलिए कह रहे हो कि जी मैं जब शर्मिंदा हूँ, गलती होगी मुझसे? नहीं सर। वीडियो किसने बनाई थी? वीडियो अली ने। क्यों? वहीं ठहर के बनाता रहेगा, हमें पता ब्लैकमेल करने के लिए? नहीं, ये मुझे इल्म में नहीं है, क्योंकि वहीं ठहर के वही बनाता रह गया था। ये अली कौन है? अली जो दूसरा हमारे साथ 5 दोस्त है तुम्हारा? नहीं जी। दोस्त है? हाँ जी।
वीडियो बनाई, ना सिर्फ उसके बाद फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया पर भी दी है, उसको फैलाया, एक बंदे की बेइज्जती हुई है पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ लोगों ने देखा होगा। तो ये किसी तरीके से सही है? ये गलती हुई थी, बस उससे माजरत भी करेंगे। आप अगर सुलह होगी तो माजरत कर लेंगे उससे। तो माजरत करने से क्या उसकी खोई हुई इज्जत वापस आ जाएगी? अगर ऐसा सुलूक तुम्हारे साथ होता, एहसन ने इसी तरह तुम्हारे ऊपर तशद्दुद किया होता, वीडियो बनाई होती, इस तरह सोशल मीडिया पे आई होती, बच्चे ने वो देखी होती, तो कैसा लगता तुम्हें? बुरा लगता वो, घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। तो उसके घर वालों के बारे में सोचा है क्या गुजरी होगी उनके ऊपर? बस गलती हो गई थी सर। तो पता है अगवा का भी तुम पर मुकदमा है, पर्चा है अगवा का भी, बंदे को अगवा किया तुमने, बहुत बड़ा एक जुर्म होता है। पढ़े लिखे हो? कितनी जमातें पढ़े हो? मैट्रिक किया, 10 जमातें पढ़े हो। पता नहीं है कि तालीम क्या सिखाती है कि दूसरे की इज्जत किया करो। भाई अगर तुम्हारी कोई दुश्मनी थी तो यही तरीका रह गया था उससे इंतकाम लेने का, एक बंदे की बेइज्जती करना। अच्छा, जो MP हैं जो यहाँ के ज़िशान गुरमानी साहब, उनके साथ क्या ताल्लुकात हैं आप लोग के? मेरा सर कोई ताल्लुकात? किसका ताल्लुक? अली वगैरह के ताल्लुक, उनके बड़ों के ताल्लुकात है। उन्होंने पनाह दी हुई है? नहीं पनाह नहीं, वैसे उनकी पुष्ट बनाई है आप लोगों को? नहीं। फिर क्या ताल्लुक है? क्यों तस्वीरें क्यों उनके साथ आ रही हैं सोशल मीडिया पे? वो इधर ही इनके पास कुछ जलसा था तो वो इधर ही आए होते, तो इन्होंने साथ ठहर के तस्वीरें बनवा ली थी। ठीक है, ये है जी हमजा जतोई, मुलजिम है इस केस का। एहसन पर तशद्दुद किया गया, आपने वो मनाजिर देखे हैं। ये शख्स जो इस वक्त खड़ा माफ़ी मांग रहा है, ज़मीर इसका जाग गया है और ये कह रहा गलत किया। उस वीडियो में ऐसा नहीं है, उस वीडियो में ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ इंसान है। एक शख्स को जिस तरीके से ये हरासा कर रहा है, तशद्दुद कर रहा है, असलहा इनके पास है, लहराया जा रहा है, गुस्सा होना वो एक अलहदा मामला है, लेकिन गुस्से में इस कदर हैवानियत पर उतर आना ये किसी तौर पर भी जायज़ नहीं है। देखते हैं अब इस केस का क्या फैसला होता है। बहरहाल हमजा जतोई इस मुलजिम की आपने गुफ्तगू सुन ली है। तो मैं मौजूद हूँ DPO मुजफ्फरगढ़ जनाब मलिक अवैस अहमद के साथ, इनसे बात करता हूँ। सब शुक्रिया आपने वक्त दिया। इस केस की अब तक की पेशरफ्त क्या है? पुलिस को जो ही इतला मिली इस वाक़े की तो पुलिस ने संगीन तरीन दफ़ा जो अगवा की दफ़ात थी उनका इतलाक़ किया और FIR दर्ज की। जो मरकज़ी मुलज़म था हमजा जतोई, जिसकी हवेली के ऊपर ये शर्मनाक वाक़या पेश आया, उसको अरेस्ट किया और बाकी मुलज़मान के ऊपर भी मुसलसल पुलिस ने रेड किए, जिनके नतीजे में 3 मुलज़मान ने मज़ीद अबूरी ज़मानतें कर ली हैं। हासिल 22 तारीख तक उनकी पेश। क्या वजह है? वीडियो भी मौजूद है, एविडेंस मौजूद है, फिर भी उनकी ज़मानत, क्या केस कमज़ोर बनाया गया था या कोई और वजह है इसकी? नहीं, केस कमज़ोर नहीं बना, वो तो प्री अरेस्ट उन्होंने प्री अरेस्ट लिया। प्री अरेस्ट नॉर्मली अदालतें दे दिया करती हैं मुलज़म को। अभी वो उनके खिलाफ जब तफ्तीश होगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पेशी को कैंसिल हो जाएंगी उनकी पूरी ज़मानत। ये बताइएगा कि इस नामा का इलाका जहाँ ये वाक़या पेश आया है, बिल्कुल थाने के पास साथ ही घर है जिस जगह पर इस शख्स को इस तरह से पामाल किया गया, उसकी इज़्ज़त को, उस पर तशद्दुद किया गया। यानी इतनी उनकी दिद्दत ले रही है मुलज़मान की कि उन्हें पुलिस की भी कोई फ़िक्र नहीं, कोई डर नहीं है। इसकी क्या वजह है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी जो मुकदमा दर्ज हुआ है और अभी कानून का जब कानून को फेस करना पड़ेगा उन्हें, तो इंशाल्लाह इबरतनाक सज़ा उन्हें मिलेगी और आइंदा कोई भी जुर्रत नहीं करेगा ऐसी। लेकिन जुर्रत एक तो हुई है ना मलिक साहब, मतलब इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि उस इलाके की पुलिस को मज़ीद एफिशिएंट होना चाहिए या आपके ख्याल में इसके अलावा कुछ और इक़दाम करने चाहिए ताकि मुस्तक़बिल में ऐसा कोई अमल ना करे, ऐसी कोई इक़दाम ना करे? जी यकीनन, देखिए रूम फॉर इम्प्रूवमेंट तो हर जगह पे मौजूद है, मगर ये भी जो लड़के थे ये जवान साल थे और कानून जो है वो हरकत में आएगा और इंशाल्लाह इनको करार वाकई सज़ा। आखिरी सवाल, जो उस इलाके के MP हैं, उनका नाम है, उनकी इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है इसमें है, तस्वीरें भी सामने आई, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी सर्कुलेट कर रही हैं, किस हद तक उनका किरदार है इसमें? देखिए 2-3 मुलज़मान, वो कौम उनकी भी, कबीला उनका भी गरबानी है, इसके अलावा तो कोई उन्होंने हिंडर नहीं किया, कोई इम्पीड नहीं किया कि जी ये इसको छोड़ें या कोई ऐसी बात नहीं। आपने खुद ज़्यादा तौर पर साहब से बात की, उनसे उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की कि क्यों उनका नाम लिया जा रहा है इस केस में? नहीं, उनका तो हमने कोई ज़रूरत नहीं समझी कि उसकी उनसे बात करें। मुलज़मान, एक मुलज़म जो मरकज़ी है उसको हमने अरेस्ट किया है, वो जुडिशल फ़िज़िकल रिमांड के ऊपर है, उसकी हम तफ्तीश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। नाज़रीन, DPO मुजफ्फरगढ़ जनाब मलिक अवैस अहमद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और वो पुरअज़्म है कि इस केस में भी इंसाफ होगा और जागीरदाराना निज़ाम का वो कह रहे हैं कि खात्मा आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज हो रहा है और मुस्तक़बिल में बिल्कुल ख़त्म भी हो जाएगा।
जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाली जो शख्सियात हुकूमत का हिस्सा बनी, इनमें मुल्तान के यूसुफ रजा गिलानी नुमाया हैं, जो पाकिस्तान की तारीख के तवील तरीन मुद्दत तक वजीर आज़म रहे। हम उनके पास पहुंचे ताकि अहसन के वाक़े के पस मंज़र में उनसे जनूबी पंजाब के न सिर्फ मसाइल पर बात करें बल्कि पूरे मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर भी गुफ्तगू करें और हल तलाश करने की कोशिश करें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ साबिक वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ और इनसे हम बात करेंगे और ख़ास तौर पर उन्होंने शफ़क़त फरमाई हमें ईद के मौके पर, जब ये खुद बड़े मसरूफ़ थे, अपने ख़ानदान के साथ हमें वक्त दिया है, तो इनसे बात करते हैं ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के जो मसाइल हैं उनके बारे में और उनमें बेहतरी आने के किस हद तक इम्कानात हैं, इस बारे में उनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त, मेहरबानी। मुबारकबाद कबूल कीजिए अली हैदर गिलानी साहब की वापसी की। बहुत मेहरबानी। सर वो तो आ गए हैं वापस, लेकिन बहुत सारे माओं के अली, बहुत सारी माओं के हैदर इसी तरह अमन व अमान की सूरत हाल का शिकार हैं, उठाए जाते हैं, अगवा किए जाते हैं। ये जो अमन व अमान का मसला वैसे तो पूरे पाकिस्तान को दरपेश है, लेकिन जनूबी पंजाब में ख़ास तौर पर एक साबिक वज़ीर आज़म का बेटा महफूज नहीं है, तो आम आदमी तो अपने आप को महफूज तसव्वुर कर ही नहीं सकता। देखें, ये आपको कन्फेस करना पड़ेगा कि ये एक इशू है, खाली जनूबी पंजाब की हद तक नहीं, ये इंटरनेशनल ग्लोबल इशू है टेररिज्म, और इस टेररिज्म को टैकल करना ग्लोबली करना ज़रूरी है, वरना आप एक हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। तमाम दुनिया को मिलकर टेररिज्म के ख़िलाफ़ उनको काम करना होगा। ठीक है सर, वापस आते हैं अपने जनूबी पंजाब और ऑपरेशन के हवाले से। जब कराची का ऑपरेशन शुरू हुआ तो वहाँ पर अमन कायम हुआ, वहाँ के ताजरों ने भी सुख का सांस लिया। ये मुतालबा भी ज़ोर पकड़ता गया कि अब इस ऑपरेशन का दायरा पंजाब, ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब तक लाया जाए। आप इस मुतालबे की हिमायत करेंगे? देखें, टेररिज्म कहीं भी हो, ये पाकिस्तान है, तो जहाँ भी टेररिज्म हो वहाँ ऑपरेशन होना चाहिए। आपके ख्याल में यहाँ पर अनासर मौजूद हैं जो एक कहा जाता है कि जहाँ गुर्बत होगी, जहाँ गुर्बत होगी, जहाँ जहालत होगी, वहाँ दहशतगर्दी होगी। और ये एरिया जो है जनूबी पंजाब, ये पसमानदा है और इनकी बहुत सारी महरूमियाँ हैं, और इधर सेमिनरीज़ भी ज़्यादा हैं और जहालत भी ज़्यादा है। लोग बच्चे जब पैदा करते हैं तो वो बोर्डिंग लॉजिंग के लिए वो सेमिनरीज़ को दे देते हैं, और इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ तालीम पे भी ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए और सोशो इकनॉमिक प्रोग्राम भी ज़्यादा देने चाहिए, ताकि लोगों को मौक़े मिलें कि वो अपने मेयार ज़िंदगी को बेहतर बना सकें विदाउट टेररिज्म। सर आपने फरमाया यहाँ पर गुर्बत है, बेरोज़गारी है, दीगर मसाइल आपने उनका नहीं, मैंने 2 पॉइंट्स लिए हैं। मैंने कहा जहालत, इलिटरेसी एंड गुर्बत। ठीक है सर, ये सारे मसाइल यहाँ पर हैं जिनका आपने जिक्र किया। क्या वजह है कि मुश्ताक गुरमानी साहब से अगर हम लेकर चलें, गुलाम मुस्तफ़ा खर साहब हैं, फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी साहब हैं, ख़ुद आप हैं, एक मरतबा स्पीकर भी रहे हैं, वज़ीर आज़म भी रहे हैं आप, जब यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात किसी न किसी तरह हुकूमत का हिस्सा रही हैं, इसके बावजूद इन इलाकों की हालत फिर बेहतर क्यों नहीं हो सकी? देखें, पहली तो बात यह है कि इस इलाके में जो चीफ मिनिस्टर होता है उसके पास इख्तियारात होते हैं सूबों में। मैंने बतौर वज़ीर आज़म के नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड मैंने सेंक्शन किया था, जिसमें हमने फेडरल गवर्नमेंट का बजट भी हम सूबों को ज़्यादा तादाद में दिया, खा वो बलूचिस्तान है, सिंध है, पंजाब है, KPK है, उनको हमने फंड्स बढ़ा दिए। और 18th अमेंडमेंट के तहत आपने देखा होगा कि एजुकेशन, हेल्थ, पॉपुलेशन और विमेन अफेयर्स और यूथ, ये सारे सूबों को चले गए। अब सूबों को जैसे NFC अवार्ड हमने दिया है फॉर द प्रोविंसेस को भी अपना प्रोविंशियल NFC होना चाहिए फॉर द रिमोटेस्ट एरियाज़, वो इलाके जो फेड नीड्स के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स होने चाहिए, कि जो ज़्यादा पसमानदा हैं उधर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। उसकी मिसाल एक है कि मैं सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बना फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, 4-4.25 साल के लिए। आज आप देखें कि मुल्तान का टर्न अराउंड हो चुका है या नहीं हुआ। तो अगर यहाँ अपना सूबा होता तो क्या हालात होते? ये बताएगा वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और अब पाकिस्तान अवामी तहरीक ने भी जो रेफरेंस पेश किया है, आप उसके हक़ में हैं? आपको समझते हैं कि जिस तरह एक वज़ीर आज़म के साथ हुआ था जो सलूक, एक और वज़ीर आज़म के साथ इंसाफ होना चाहिए, या अगर कोई ऐसे इल्ज़ामात हैं तो उनको जवाब देना चाहिए और सामना करना चाहिए? देखें,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये तासुर है कि शायद हम करप्शन के ख़िलाफ़ नहीं हैं। ये आपको गलतफहमी दूर कर देनी चाहिए कि मैंने भी फेसिस किए हैं ये जेल्स और कोर्ट्स, जरदारी साहब ने भी की हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी फ़ेस किया कोर्ट्स को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी कोर्ट्स को फ़ेस किया है, बाकियों ने नहीं किया। और ये भी मैं बता दूं कि स्पीकर के बाद भी मैंने 5 साल जेल काटी, जेल मैनुअल के मुताबिक, जो 10 साल बनती थी जेल मैनुअल के मुताबिक और नैब के 5 साल बनते थे, हमने वो भी काटी। और उसके लिए कोई मेरे लिए तो TORs नहीं बनाए गए, तो जब मेरे ऊपर केसेस बनाए गए उस वक्त भी मुझे उठा लिया, नैब ने उठाया। तो नैब तो आज भी मौजूद है, इंस्टीट्यूशंस आपके पास आज भी मौजूद हैं। तो आप एक नए कानून जो बनाना चाह रहे हैं वो किसके लिए बनाए जा रहे हैं? मुख्तसरन ये बता दीजिएगा कि यहाँ पर एक पंचायती सिस्टम मौजूद है जिसे पुलिस भी सपोर्ट करती है। उनका ये कहना, पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि इस तरह बहुत सारे मसाइल जो हैं घरों के अंदर ही हल हो जाते हैं, इलाकों के अंदर ही हल हो जाते हैं और पुलिस तक मामलात नहीं पहुँचते। ये पंचायती सिस्टम की वजह से इस्तेहसाल भी हो रहा है लोगों का, ज़्यादतियाँ भी हो रही हैं। इसका खात्मा क्यों नहीं होता अब तक? और क्या बल्दियाती निज़ाम तो बना नहीं सके तो पंचायती निज़ाम कौन बनाएगा? जो एक आपका राइट है, इलेक्शन भी हो गए हैं और इलेक्शन के बाद आपके जो मखसूस सीटों के इलेक्शन हैं वो रुके हुए हैं अभी तक, और उनको फंड्स भी नहीं मिले, ओथ टेकिंग सेरेमनी भी नहीं हुई। जो लोग मुंतखब शुदा हैं उनसे लोग तवक्कुआत रखते हैं कि वो हमारे काम करें, आपने उनको डिस्क्रेडिट कर दिया है। वो लोग मुँह छुपा कर फिरते हैं, चेयरमैन भी बन गए मगर हैसियत कुछ नहीं है उनकी। तो शेड्यूल 6 के तहत पहले बल्दियाती निज़ाम यूज़ टू बी अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, मुशर्रफ साहब के अंडर था। तो शेड्यूल 6 को मैंने चेंज करा के, मैंने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में चूँकि मैं बिलीव करता था, मैंने वो सारे जो इख्तियारात थे हमने सूबों को दे दिए। अब सूबों का काम है कि वो इलेक्शन कराएं और बल्दियाती निज़ाम को आगे लेकर आएँ, और लोगों को डोर स्टेप्स पे फैसिलिटीज़ मिलने चाहिए जो कि नहीं मिल रहे। तो पंचायती निज़ाम की तो बाद में बात आएगी। आखिरी सवाल आपसे सर, पाकिस्तान अवामी तहरीक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन्होंने तो इंदिया दे दिया है। ईद के बाद इन्होंने कहा था कि हम सड़कों पर आएंगे, हर मुमकिन तरीके से वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को टफ टाइम देंगे। पीपल्स पार्टी का भी उन्होंने कहा कि हमारे साथ होगी, बिलावल साहब का उन्होंने खासतौर पर जिक्र किया, हमारे साथ होंगे, कंटेनर पर खड़े होंगे। क्या पीपल्स पार्टी उस तरह से अगर धरने दिए जाते हैं क्या साथ होगी? क्योंकि जो पिछला धरना हुआ था पीपल्स पार्टी की वजह से। पहली चीज़ मैं आपको करेक्ट कर दूँ, ऑपोजिशन इस वक्त मुल्क की इस पीपल्स पार्टी, नॉट एनी अदर पार्टी। तो पीपल्स पार्टी की इस वक्त सेनेट में भी मेजॉरिटी है, हाउस में भी वी आर द ऑपोजिशन, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी हम हैं। तो इसलिए पीपल्स पार्टी बीइंग द लार्जेस्ट पार्टी आफ्टर द रूलिंग पार्टी, तो वो हमारा राइट एज द ऑपोजिशन। अब ऑपोजिशन डिसाइड करेगी कि उनको क्या रोल अदा करना है, द पार्टी विल टेक अ डिसीजन। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म, साबिक स्पीकर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा, सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी, जनूबी पंजाब के हवाले से ख़ास तौर पर भी बात हुई, क्या क्या मसाइल हैं उनका भी कुछ हमने कोशिश किया जिक्र करें, और उम्मीद करते हैं कि वो तमाम तर मसाइल जो इस इलाके के लोगों को जिनका सामना है उनका हल होगा। और अब 2018 के इलेक्शन से बड़े पुरअज़्म हैं जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनकी पार्टी। देखते हैं कि इलेक्शन में इनकी पार्टी अब क्या रोल अदा करती है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से यूं तो मजमूई मुल्की सूरत हाल और जनूबी पंजाब की हालात पर गुफ्तगू की, लेकिन इससे बखूबी ये अंदाजा हो जाता है कि जनूबी पंजाब ज़ब्बू हाली का शिकार क्यों है और क्यों अहसन जैसे शहरी अपने ही घरों में गैर महफूज हैं। जिस माशरे में दूसरों की इज्जत व एहतराम खत्म हो जाए तो वो ज़वाल की जानिब सफर शुरू कर देता है। मुजफ्फरगढ़ के इलाके सिनामा में जिस तरह अहसन की तजलील की गई, इज्जत नफ्स पामाल की गई, जिस्म और रूह पर तशद्दुद किया गया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। उसके जख्मों पर नमक इस तरह छिड़का गया कि उस पर हुए जुल्म की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जारी कर दी और उसको कहीं मुंह दिखाने के काबिल न छोड़ा। अहसन के जख्मों पर मरहम रखने का एक ही हल है कि उसे फौरी और मुकम्मल इंसाफ फराहम किया जाए और ऐसी मिसाल कायम की जाए कि फिर कोई ताकत के नशे में कमजोर की पगड़ी ना उछाले। छोड़